नमस्कार। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की आज हमारी ये दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने गारसा तातासी व ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के बारे में एवं इनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इतिहास लेखन परंपरा में तीसरा नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। किसका आता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जो रचित इतिहास ग्रंथ था उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बात करते हैं इसकी लेखन पद्धति की। तो इन्होंने जो अपना इतिहास ग्रंथ है वो कालानुक्रम पद्धति में लिखा है। किस में लिखा है? कालानुक्रम पद्धति में। गारसा तातासी व ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा जो रचित ग्रंथ थे वो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखे थे। किस में लिखे थे? वर्णानुक्रम पद्धति में। इसकी भाषा की बात करते हैं तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? अंग्रेजी भाषा में। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन सबसे पहले द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया था और इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी था। यानी कि इनके द्वारा जो रचित इतिहास ग्रंथ था इसको पहले एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया था और इस इतिहास ग्रंथ का पुस्तकाकार रूप में प्रकाशन 1889 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1889 ईस्वी में। तो चलिए बात करते हैं इस इतिहास ग्रंथ की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि यह कालानुक्रम पद्धति में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यानी कि कालानुक्रम पद्धति में रचा हुआ यह इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। गारसा तातासी व ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने जो इतिहास ग्रंथों की रचना की थी वो वर्णानुक्रम पद्धति में की थी। इस ग्रंथ में 952 कवियों का वर्णन किया गया है और सभी कवि हिंदी के हैं। देखो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने जो अपने इतिहास ग्रंथ में कवि लिए हैं वो सभी हिंदी के कवियों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। गारसा तातासी व ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अन्य भाषाओं के कवियों को भी अपने इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित किया था, लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने केवल हिंदी के कवियों को ही अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल किया है। पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के कवियों का वर्णन किया गया है, यानी कि यह हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के कवियों का वर्णन किया है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा है। अब ये 11 युग कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है चारण काल। दूसरे नंबर पे है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसी के अन्य परवर्ती कवि। नौवां है 18वीं सदी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जो 11 युग थे उनको ये नाम दिए गए हैं और जो 12वां अध्याय था वो विविध के नाम से था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 11 युगों में हिंदी के विकास क्रम को बांटा है, रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें युग न कहकर केवल अध्याय के नाम मात्र कहा है। क्या कहा है? केवल अध्यायों के नाम कहा है। उन्हें इसे युग की संज्ञा नहीं दी है।
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ था उसमें कुछ दोष भी हैं। सबसे पहला दोष है कि हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत यानी बनाई हुई भाषा माना है। इनका मानना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई है। ये बिल्कुल गलत बात है इनकी। दूसरा दोष है कि भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना है। यानी कि जो भक्ति आंदोलन है इसे ईसाईयत की देन मान लिया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। यह भी सर्वथा गलत मत है इनका। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वह रही है कि इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। क्या कहा है? स्वर्ण काल। यह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है और स्वर्ण युग, स्वर्ण युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। क्या किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, तो ये बहुत ही बारीक अंतर है, इनमें अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान देना कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले विद्वान कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और स्वर्ण युग कहने वाले विद्वान कौन है? श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में युगीन परिस्थिति एवं प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। यानी कि उस युग की जो परिस्थितियां रही हैं और कवियों की जो प्रवृत्तियां रही हैं उनका भी इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णन किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ था उसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? किशोरी लाल गुप्त के द्वारा। गारसा दत्तासी द्वारा जो इतिहास ग्रंथ था उसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वासनिक द्वारा किया गया था। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त द्वारा किया गया है। अब इन्होंने जो इसका हिंदी अनुवाद किया था वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था और इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी था। कितना था? 1957 ईस्वी। इस ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। यानी कि जो किशोरी लाल गुप्त ने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का हिंदी अनुवाद किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, इसका प्रकाशन हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से किया गया। किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहने वाले विद्वान कौन हैं? ठीक है, तो कौन है? किशोरी लाल गुप्त। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने इतिहास लेखन के लिए, अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन के लिए जिन ग्रंथों को आधार बनाया उन ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी शिव सिंह सरोज, भक्तमाल,
मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित, कालिदास हजारा, कालिदास हजारा जो कि कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित है। श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह जो कि सरदार कवि द्वारा रचित ग्रंथ है। काव्य संग्रह, काव्य संग्रह। विचित्रोपदेश, विचित्रोपदेश। सुंदरी तिलक, राग सागरोद्भव, राग, राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम। इन इतिहास ग्रंथों के आधार पर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। तो ये बात हो गई जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की और उनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ के बारे में। तो आगे बात करते हैं हम मिस्र बंधुओं के बारे में कि मिस्र बंधु कौन थे, इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी और इनके इतिहास ग्रंथ की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मिस्र बंधुओं के बारे में कि मिस्र बंधु कौन थे। तो मिस्र बंधु में 3 नाम आते हैं, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र और गणेश बिहारी मिस्र। ये तीनों भाई थे। कौन थे ये? तीनों भाई थे। इन्होंने जिस इतिहास ग्रंथ की रचना की थी उस ग्रंथ का नाम था मिस्र बंधु विनोद। क्या नाम है उसका? मिस्र बंधु विनोद। इन तीनों भाइयों ने मिलकर मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इनकी भाषा हिंदी है, यानी इस ग्रंथ की भाषा, जो यह ग्रंथ लिखा गया था जिस भाषा में, वह हिंदी भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? हिंदी भाषा में। बात करते हैं इसके प्रकाशन संस्था की, तो ये नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। तो यह ग्रंथ काफी बड़ा था, एक भाग में इसको प्रकाशित नहीं किया गया था, तो इस ग्रंथ को 4 भागों में प्रकाशित किया गया था। कितने भागों में प्रकाशित किया गया? 4 भागों में। इस ग्रंथ के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया तथा जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया। बात करते हैं इसकी इतिहास लेखन पद्धति की, तो इसकी पद्धति रही है कालानुक्रम पद्धति, यानी इस ग्रंथ की जो पद्धति थी वो कालानुक्रम पद्धति थी। इसमें कुल 4591 कवियों को स्थान दिया गया। कितने कवियों को स्थान दिया गया? 4591 कवियों को इसमें स्थान दिया था। तो बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया था, यानी कि जिन कवियों या रचनाकारों के जो हस्तलिखित ग्रंथ थे उनके खोज का कार्य चलाया गया था और ये किसके द्वारा चलाया गया था? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा चलाया गया था। तो इसी के आधार पर मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद की रचना की। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान 1900 से 1921 तक चलाया था। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल किया गया है और उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस ग्रंथ में कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि मिस्र बंधुओं ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ साहित्य के जो अन्य अंग हैं उन पर भी प्रकाश डाला गया है।
हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। इतिवृत्तात्मक पद्धति, इतिवृत्तात्मक का अर्थ होता है कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय देना। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने ही अपने ग्रंथ में किया। कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए कवियों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, यानी कि इस ग्रंथ में कवियों के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करते हुए उनको श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इसमें संपूर्ण कवियों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है। इस ग्रंथ में कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दी गई है। इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया है। इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में तो कोई विचार नहीं किया है, लेकिन इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। क्या माना है? गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। यह प्रश्न बन सकता है इसमें से एक प्रश्न कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार मानने वाले विद्वान कौन है। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बन सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है? बड़ा भारी वृत्त संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है और इनके ग्रंथ को क्या कहा है? बड़ा भारी वृत्त संग्रह। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है, यानी कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए अधिकतर सामग्री मिश्र बंधु विनोद से ली है। डॉक्टर नामवर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद को साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ कहा है। देखिए, यह प्रश्न बन सकता है कि साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है मिश्र बंधु विनोद को। और किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का आरंभ विक्रम संवत 700 से माना है। किससे माना है? 700 से। अब 700 से हिंदी का प्रारंभ यदि मान लिया जाए तो ये सर्वथा गलत होगा, क्योंकि 700 विक्रम संवत 700 तो ये अपभ्रंश में प्रवेश कर जाते हैं। यानी मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रारंभ विक्रम संवत 700 माना है, जो सर्वथा गलत है, क्योंकि विक्रम संवत 700 है वो अपभ्रंश काल माना जाता है। क्या माना जाता है? अपभ्रंश काल माना जाता है। लेकिन मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रारंभ 700 से मान लिया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी के विकास क्रम को मुख्यतः 5 युगों में तथा उपविभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। किसमें बांटा है? 8 युगों में बांट दिया गया है। इन्होंने इनके द्वारा जो काल विभाजन था वो 5 युगों में किया गया था। सबसे पहला था आरंभिक काल। आरंभिक काल के इन्होंने 2 भाग किए थे, पूर्वारंभिक काल तथा उत्तरारंभिक काल। दूसरा जो काल इन्होंने निर्धारित किया था वो था माध्यमिक काल। माध्यमिक काल के भी इन्होंने 2 विभाजन किए थे, पूर्व माध्यमिक काल तथा प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा था अलंकृत काल। अलंकृत काल के भी इन्होंने 2 भाग किए थे, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। चौथा परिवर्तन काल और 5वां था वर्तमान काल। तो इस तरह इन्होंने मुख्यतः 5 युगों में इसको बांटा था और उपविभाजन सहित 8 युगों में इसे हिंदी साहित्य को बांट दिया गया। मिश्र बंधुओं की एक रचना हिंदी नवरत्न भी मिलती है। कौन सी? हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधु विनोद के अलावा इन्होंने एक अन्य ग्रंथ की रचना की थी, वो थी हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल 1910 ईस्वी है। कितना है? 1910 ईस्वी। हिंदी नवरत्न में शामिल जो रचनाकार हैं
वो हैं तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, कबीर, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस तरह से जो हिंदी नवरत्न में शामिल रचनाकार थे वो 9 थे, आप इन्हें ध्यान रखना। मिश्र बंधुओं ने जो अपने इतिहास ग्रंथ के लिए कुछ रचनाओं को आधार बनाया था, उनके बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए किन किन रचनाओं को आधार बनाया था। कवियों के स्वरचित ग्रंथ यानी कि हस्तलिखित ग्रंथों को इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए आधार बनाया। शिव सिंह सरोज से भी इन्होंने कुछ सामग्री ली थी। शिव सिंह सरोज ग्रियर्सन की इतिहास ग्रंथ से भी इन्होंने कुछ सामग्री ली थी। ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ। कालिदास हजारा, मुंशी देवी प्रसाद के लेख, और सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है वो है नागरी प्रचारिणी सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट। तो इन ग्रंथों का सहारा लेकर या इन ग्रंथों के आधार पर मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।